हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंटिंग के सीरीज़ में जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गाइस, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म में ही कवर अप किया जाता है। गाइस, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कवर अप किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंटिएट बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन द सेवरल बेसिस पे देखा था। यहाँ तक कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फीचर्स क्या होते हैं, उसके पर्पसेस क्या होते हैं। आज से जो हम लोग वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करेंगे उसका मोटिव यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो कंटेंट्स हैं, इन कंटेंट्स को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ द कंटेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट ये जो वैल्यू होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा ये हम सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा और इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होंगी ये हम देखेंगे, और साथ ही साथ पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन दैट मीन्स सैलरी और कमीशंस कैसे कैलकुलेट होंगे इस पे भी हम बात करेंगे। तो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के इन सारे कंटेंट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उस वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करके यहाँ पुटअप किया जाता है, इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ एक पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। आफ्टर दैट हम लोग अपने इस टॉपिक पे आएंगे। गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कई बार क्वेश्चंस के वर्डिंग्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स को। रीज़न ये नहीं है कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं है या इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो नहीं जानते हैं, बट नर्वसनेस के कारण या ओवर कॉन्फिडेंस में वो वर्ड्स को नहीं देखते हैं और वहाँ पे गलतियाँ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार क्वेश्चंस जो होता है वो जो हमें नेट प्रॉफिट बताता है वो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट नहीं होता है, उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें और ये देखें कि जो भी चीज़ें आपको दी गई है वो क्या ट्रू और फेयर वैल्यू है या उसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर क्वेश्चन आपको बताता है कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो है वो 1 लाख है आफ्टर पेड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹20,000। अब आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन अगर आपसे बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज़ है, क्या ये सही है? क्या ये नेट प्रॉफिट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में इसी बात पर डिस्कस किया था कि वो आइटम्स जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है सिर्फ वही हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट होंगे, और सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज़ द नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो ये नेट प्रॉफिट में से दिया जाएगा, ना कि नेट प्रॉफिट के पहले दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो प्रॉफिट आपको बताया जा रहा है क्या वो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट है या उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके आपको वो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। सेकेंड थिंग, कई बार क्वेश्चन हमसे नेट प्रॉफिट की जगह पे डिविजिबल प्रॉफिट की बात करता है और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की बात करता है। ये टॉपिक भी हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेट प्रॉफिट एंड द डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट दिया गया है वो उसको इग्नोर कर देते हैं और सीधे सीधे नेट प्रॉफिट पे सारा कैलकुलेशन करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको पहले ये देखना है कि जो भी चीज़ें कैलकुलेट करने की बात की जा रही है वो नेट प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है या डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है और आप देंगे भी, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। आइए
आज इस कैलकुलेशंस को देखने से पहले एक टॉपिक मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फिर उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को कवर अप करेंगे। दैट इज़ द एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट मतलब क्या होता है, आइए पहले इसको देखते हैं। सपोज दैट कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब क्रिएट किया जाता है या स्टार्ट किया जाता है तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले जो इसके ओनर्स होते हैं, और इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्हीं ओनर्स को हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं। सो दैट मीन्स कि जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेस को स्टार्ट करने वाले उसके ओनर्स मीन्स पार्टनर्स को इस बिजनेस से कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये बिजनेस अर्न करके इनको कुछ ना कुछ ला के दे। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं मीन्स जो ये डिसाइडेड करते हैं पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में, कि उन्हें इस बिजनेस से क्या मिलना चाहिए, वो डिसाइडेड कब होता है, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले या बिजनेस स्टार्ट होने के समय। जैसे सपोज दैट अगर इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें इस बिजनेस से सैलरी मिलनी चाहिए, इन्हें बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, इन्हें बिजनेस से कमीशन मिलना चाहिए। सो दैट मीन्स ये सारे टॉपिक्स कब डिस्कस हो रहे हैं, कब डिसाइड हो रहे हैं, जब हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है या बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले जब हम अपने डीड को प्रिपेयर कर रहे हैं। बट यू हैव टू नो कि दिस ऑल द थिंग्स इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दैट मीन्स कि ये सारी चीज़ें तभी आपको दी जा सकती है जब डीड अलाउ करे और ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट भी अर्न करे। अब सपोज दैट कि बिजनेस ने ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट अर्न किया है दैट इज़ अमाउंट 50,000। अब ये बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करता है, ये प्रॉफिट बिजनेस कब अर्न करता है, ये नेट प्रॉफिट अर्न करेगा बिजनेस एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मीन्स साल के अंत में ये प्रॉफिट अर्न करेगा। लेकिन इन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस रखे हैं, जो इन्हें चाहिए एज ए सैलरी, एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज ए कमीशन, वो कब डिसाइड हुआ, एट द बिगनिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस शुरू हो रहा था तब, मीन्स जिसमें से ये चीज़ें उनको दी जानी हैं, ये चीज़ हमें साल के अंत में मालूम चलेगा और ये चीज़ें हम साल के स्टार्टिंग में डिसाइड करते हैं। मान लेते हैं कि पार्टनर्स ने जो सैलरी डिसाइड किया इसके अकॉर्डिंग इन्हें 50,000 सैलरी मिलना था। इन्होंने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड किया था इसके अकॉर्डिंग इन्हें 1 लाख रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। और इन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि 25,000 इनके बीच में एज ए कमीशन पेड किया जाएगा। तो टोटल जो इनकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द डीड दैट इज़ द 1,75,000। बट एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट अर्न किया है बिजनेस ने वो कितना किया है, ओनली 50,000। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है मीन्स जो हम डिसाइड कर रहे हैं, इस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमें परफॉर्म भी करना है और उस परफॉर्मेंस से एटलीस्ट ये अमाउंट जो कि 1,75,000 है एटलीस्ट या इससे ज़्यादा हम इंश्योर करें, तभी फर्म आपको पेड करने में कैपेबल होगा। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे कि आप जैसे ही क्लास 12th में आते हो और आप ये एक्सपेक्टेशंस करते हो कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में 90 या 90+ मार्क्स ऑब्टेन हो, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया, आप उस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं किए, तो लास्ट में आपके मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होते। दैट मीन्स जो आपका एंड ऑफ ईयर में रिज़ल्ट है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया या कितना अच्छा आपने वर्क किया। अगर आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म भी करना चाहिए, या अगर आपका परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो रिज़ल्ट से आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो यही हमारा एप्रोप्रिएशंस होता है। एप्रोप्रिएशन मीन्स जो हमारा अवेलेबल प्रॉफिट होगा उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन हमने तो यहाँ पे डिसाइड कर रखा था कि हम जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए
हमारे पास जो अमाउंट होना चाहिए वो करीब करीब 1,75,000 है। तो या तो हमें उतना प्रॉफिट अर्न करना था, या अगर नहीं कर पाए तो जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है अब उसी को हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो यही हमारा टॉपिक है जिसे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो देखिए, जो प्रॉफिट अवेलेबल था, अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट अवेलेबल था फर्म के पास, दैट इज़ ओनली ₹50,000। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन करना है, मीन्स पार्टनर्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, दैट इज़ ₹1,75,000। क्या पॉसिबल है कि इस 50,000 से ये 1,75,000 का पेमेंट किया जा सकता है? कभी भी पॉसिबल नहीं। तो अगर ये सिचुएशन आपके सामने आता है क्वेश्चन में, तो इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन आर मोर देन। जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो ज़्यादा है, किससे? अवेलेबल प्रॉफिट से। तो अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे? क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं करेंगे, कि हम करेंगे तो किस पार्टनर को कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए ये स्टेप्स आपके लिए बताए गए। स्टेप नंबर 1 और ये स्टेप्स हम लोग कब फाइंड आउट करेंगे, कब हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे? तब जबकि हमारा अवेलेबल प्रॉफिट हमारे एप्रोप्रिएशन से लेस देन है। उस केस में नहीं, जहाँ पे हमें जो एप्रोप्रिएशन करना है उतना या उससे ज़्यादा अमाउंट हमारे पास एज ए नेट प्रॉफिट अवेलेबल है। उस केस में तो हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में। आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं उस टॉपिक में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो अवेलेबल नेट प्रॉफिट है, उस अवेलेबल नेट प्रॉफिट से मोर देन एप्रोप्रिएशन करने की अगर बात होगी, देन हाउ कैन यू हैव टू डू इट। तो देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं और सिंपली कुछ नहीं करना है। द फर्स्ट वन इज़ हियर, डिटरमाइन द अमाउंट पेबल एज एप्रोप्रिएशन टू ईच पार्टनर अकॉर्डिंग टू द डीड। सबसे पहले स्टेप में हम ये देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द डीड हर एक पार्टनर को क्या अमाउंट मिलने वाला था। देन स्टेप 2, टोटल द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन। हर एक पार्टनर को वो जो अमाउंट मिलने वाले थे उसका क्या टोटल आ रहा है। एंड देन थर्ड, रेशियो ऑफ द एप्रोप्रिएशन। फिर उस एप्रोप्रिएशन मीन्स उस टोटल अमाउंट का क्या एक रेशियो निकल के आता है, और उसी रेशियो में इस अवेलेबल प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे कि आपको क्लियर हो सके। तो यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं, आइए देखते हैं आगे। ओके, सपोज दैट पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, इन दोनों लोग को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, ए को मिलना था 1 लाख और बी को मिलना था 50,000। इनको जो सैलरी के लिए अमाउंट मिलना था, दैट इज़ ₹20,000 एंड 10,000। ओके, ठीक। मीन्स क्या हो गया कि हमने ये देखा कि स्टेप 1 क्या क्या अमाउंट उन्हें एप्रोप्रिएशन के थ्रू देना था, दैट मीन्स ये हम लोगों ने देख लिया। अब स्टेप 2, टोटल ऑफ द एप्रोप्रिएशन अमाउंट। तो ए को जो टोटल अमाउंट पेड करना था वो क्या था, 1,20,000, और बी को जो अमाउंट पेड करना है दैट इज़ ₹60,000। दिस इज़ द सम और टोटल ऑफ द एप्रोप्रिएशन। अब थर्ड स्टेप, इसे हमें कन्वर्ट कर लेना है किसमें, रेशियो में। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए कॉमन चीज़ें हटा दीजिए। 40 40, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। दैट मीन्स जो रेशियो आया वो रेशियो क्या है हमारा, 2:1। अब कई बार स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज होते हैं, सर ये 2:1 रेशियो का मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जो भी अवेलेबल प्रॉफिट होगा उसके इतने पार्ट्स कर लीजिए, जैसे 2 और 1 मीन्स टोटल 3 इक्वल पार्ट्स कर लीजिए। अब इन 3 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स किसको मिल जाएगा, ए को, और 1 पार्ट्स किसको मिल जाएगा, बी को। मान लेते हैं कि अगर हमारा
जो नेट प्रॉफिट है वो है ₹60,000। देखिए अवेलेबल प्रॉफिट 60,000 है, लेकिन जो अप्रोप्रिएशन करना था वो टोटल था 1,80,000। तो इस 60,000 से 1,80,000 फाइनली हम पेड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले इंडिविजुअली ईच पार्टनर्स को टोटल अमाउंट अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएशन क्या मिलना था वो फाइंड आउट हो गया। देन उसका हमने टोटल कर लिया एंड देन हमने उनके उस अमाउंट को कन्वर्ट कर लिया एक रेशियो में। अब ये अवेलेबल प्रॉफिट इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए पहले इस अवेलेबल प्रॉफिट का टोटल 3 पार्ट्स करना है, दैट मीन्स हम इसे 3 से डिवाइड कर दें। सो दैट इज़ 20,000। दैट मीन्स इस टोटल प्रॉफिट को अगर हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो तीनों इक्वल पार्ट 20,000 के होंगे। और अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो ए को 2 पार्ट मिलना है, मीन्स ए को ये 2 पार्ट मिल जाएगा, मीन्स 40,000 ए को मिलेगा और ये एक पार्ट बी को मिल जाएगा, दैट मीन्स 20,000 बी को मिलेगा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपली हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया कि कैसे हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कब, जबकि एप्रोप्रिएशन मोर देन है अवेलेबल प्रॉफिट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर सिंपली पहले हमें ये फाइंड आउट कर लेना है कि अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएशन क्या क्या अमाउंट किस पार्टनर को दिया जाना है। स्टेप 2 टोटल कर लेना है। स्टेप 3 उस टोटल अमाउंट्स को डिडक्ट करके कन्वर्ट कर लेना है एक रेशियो के फॉर्म में, और उसके बाद ये अवेलेबल प्रॉफिट इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये बहुत ही सिंपल सा टास्क है, बट कई बार हम लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते या कई बार हम इसे पढ़ते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से इस कंडीशन में हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। सो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिया और उम्मीद करता हूं कि अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आइए अब चलते हैं हम इस पार्टनरशिप फर्म अकाउंटिंग के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो कंटेंट्स हैं उनको कैसे कैलकुलेट करना है, इसको सीखने के आगे। तो जनरल एंट्रीज पे हम लोगों ने बात कर लिया था, डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमने कर लिया था, और ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज जो टॉपिक हमें कवर अप करना है दैट इज़ रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, इट्स नेचर एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आइए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल look at here the word remuneration। remuneration मीन्स क्या होता है, इसको पहले आप क्लियरली समझ लीजिए। अमाउंट पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर, एस मीन्स एक से ज़्यादा अगर होंगे तो पार्टनर्स, या तो पार्टनर को या पार्टनर्स को। तो अमाउंट पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर, कौन पेड करे, फर्म पेड करे, और किसे पेड कर रहा है, पार्टनर्स को, फॉर लुकिंग आफ्टर द बिजनेस ऑफ द फर्म, फर्म के बिजनेस को देखने के लिए। दैट मीन्स सिंपली अगर हम कहें तो अगर कोई अपनी सर्विस रेंडर कर रहा है और रेंडर की गई सर्विस के अगेंस्ट में अगर उसे कोई पेमेंट किया जाए, सो दैट अमाउंट इज नोन एज रेम्यूनरेशन। अगेन आई एम रिपीट, इफ यू रेंडर द सर्विसेज टू एनी अदर पर्सन and against rendering the services you have to opt the some amount, so that amount is known as the remuneration। किसी को कोई सर्विस रेंडर करने के अगेंस्ट अगर कोई अमाउंट दिया जाए तो वही अमाउंट रेम्यूनरेशन बोला जाता है। तो रेम्यूनरेशन के फॉर्म में एक तो सैलरी आता है और एक कमीशन आता है। और आज जो टॉपिक हम कवर अप कर रहे हैं उसमें हम इसी को कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे कि कैसे ये अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। तो रेम्यूनरेशन आपके क्वेश्चन में या तो सैलरी के फॉर्म में होगा या तो कमीशन के फॉर्म में। अगर वो सैलरी के फॉर्म में होगा तब क्या करेंगे, और अगर कमीशन के फॉर्म में होगा तब कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे, आइए देखते हैं।
अमाउंट पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर और पार्टनर्स फॉर लुकिंग आफ्टर द बिजनेस ऑफ द फर्म। कंडीशन यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगा, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न नो वन इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन पेड तभी किया जा सकता है जब अलाउड ओनली इफ़ द पार्टनरशिप डीड अलाउज इट। अगर डीड में अलाउ किया गया है कि पार्टनर एंटाइटल्ड है सैलरी के लिए या कमीशन के लिए, तभी उसे अलाउड किया जा सकता है, अदरवाइज़ कोई भी एंटाइटल्ड नहीं होता है। कंडीशन नंबर 2, पार्टनरशिप डीड में सिर्फ अलाउड करने से ही नहीं मिल सकता, उसके लिए ड्यूरिंग द ईयर में बिजनेस के पास सफिशिएंट प्रॉफिट भी होना चाहिए। ऑल्सो द फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर मीन्स ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। ये टॉपिक हमने बहुत क्लियरली मेंशन किया था पिछले लेक्चर में, जब हम लोगों ने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के ऊपर बात किया था। दैट मीन्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स उन आइटम्स का पेमेंट तभी किया जा सकता है जब हमारे पास प्रॉफिट हो। दैट मीन्स प्रॉफिट का ही तो हम एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, प्रॉफिट का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अलग अलग हेड के नाम पे। आफ्टर दैट, नेचर ऑफ रेम्यूनरेशन। सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए सैलरी और कमीशन दोनों क्या होगा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कैसे? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो कि हम पीछे भी चेक कर चुके हैं। कौन कौन से कंडीशन थे? 2 थे। फर्स्ट वन, अमाउंट पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर एंड, हाँ बताइए मैं सुन रहा हूँ। सेकेंड वन इज अगेंस्ट रेंडरिंग द सर्विसेज एंड इंट्रोड्यूसिंग द कैपिटल इनटू द फर्म। ओके, तो सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्यों हम लोग इसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है। एंड नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है सो दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसके लिए कोई प्लेस नहीं है। ये कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। इट मीन्स सैलरी और कमीशन टू पार्टनर इज अलाउड ओनली इफ द डीड अलाउज इट। अगर डीड में मेंशन होगा तो, अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ डीड और इफ द डीड इज साइलेंट सो प्रोविजन इज implemented here, and according to the provision no one is entitled for the remuneration. It and also firm earn profit during the year. तो सैलरी और कमीशन। आइए, सैलरी पेबल टू ईच पार्टनर इन नॉर्मली स्टेटेड एज द अमाउंट। देखिए सैलरी के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सैलरी जो होता है वो नॉर्मली एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि पार्टनर्स को पेड किया जाता है। ये अमाउंट होगा जो कि पार्टनर्स को पेड किया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जो फोकस करना है वो इस बात पे करना है कि जो सैलरी का अमाउंट है उसके साथ वर्ड पर एनम या पर मंथ यूज़ किया गया है। दोनों में डिफरेंस क्या है? पर एनम मीन्स टोटल ईयर का, ड्यूरिंग द ईयर जितने भी मंथ हैं उन सारे मंथ के टोटल 12 मंथ होते हैं, उन सारे मंथ के जो टोटल वैल्यू एज ए सैलरी पेड किया गया था वो आपको बताया जा रहा है। तो सेम अमाउंट एज इट इज़ आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पुट कर देंगे। लेकिन अगर सैलरी अमाउंट पर मंथ है सो दैट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर जो टोटल 12 मंथ होते हैं उन 12 में से सिर्फ एक मंथ का आपको सैलरी बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होगा, इस 1 मंथ सैलरी को मल्टीप्लाइड करना होगा 12 से, देन आफ्टर यू हैव टू गॉट द होल ईयर सैलरी, तब आपको पूरे साल की सैलरी अमाउंट मालूम होगा और ये अमाउंट आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पुट करेंगे। सो दैट मीन्स गाइज कि सैलरी के केस में हमारे पास कोई टेंशन नहीं है, सिंपली हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि उसके साथ वर्ड कौन सा यूज़ हो रहा है, पर एनम या पर मंथ। अगर पर एनम है डायरेक्टली हम उस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पुट कर देंगे। अगर पर मंथ है तो कोई टेंशन नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे और पूरे 12 मंथ दैट मीन्स होल ईयर का सैलरी अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा और उस अमाउंट को या उस फिगर को हम लोग वहाँ पे पुट आउट कर देंगे। अब आते हैं सेकेंड केस पे, जो कि हमारा क्या है? कमीशन। कमीशन पेबल टू ए पार्टनर इज स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। देखिए मीन्स ये कोई एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, ये फिक्स करता है, ये डिपेंड करता है कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट अर्न होगा और उस प्रॉफिट का जो परसेंटेज होगा। दैट मीन्स
हमारी प्रॉफिट फ्लैक्चुएट कर सकती है। अगर हायर प्रॉफिट होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कमीशन भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा तो हमारा कमीशन भी कम हो सकता है। सो दैट मीन्स परसेंटेज तो फिक्स है, लेकिन ये परसेंटेज जिस पे अप्लीकेबल करना है वो प्रॉफिट फिक्स नहीं है, वो फ्लैक्चुएट करता रहता है। विच मे बी अलाउड टू द आइदर, अब इसमें भी दो कंडीशंस है, मीन्स जो कमीशन हमें पे करना है, अलाउ करना है नेट प्रॉफिट पे, वो दो कंडीशंस हो गए। फर्स्ट वन, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। देखिए यहाँ पे पहला वर्ड आ गया बिफोर चार्जिंग, और यहीं पर एक दूसरा आएगा परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। तो कमीशन के केस में हमें एक प्रॉफिट बताया जाएगा, एक परसेंटेज बताया जाएगा, उस प्रॉफिट पे पर्टिकुलर उस परसेंटेज को हम कैलकुलेट करेंगे और हमारा कमीशन फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस दे दिए गए हैं, एक बिफोर चार्जिंग और एक आफ्टर चार्जिंग। तो बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग के केस में कैसे कैलकुलेशन होगा या क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं, इसे आइए समझ लेते हैं, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो फार्मूला क्या है, बिफोर कमीशन में नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई रेट अपॉन 100। फार्मूला क्या है आफ्टर चार्जिंग के केस में, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन रेट प्लस 100। ध्यान दीजिए, मैंने पहले बोला था रेट अपॉन 100 और अब बोल रहा हूँ रेट अपॉन रेट प्लस 100, मीन्स जो भी रेट होगा वो नीचे 100 के साथ ऐड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। कमीशन के केस में तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कमीशन बिफोर और आफ्टर का क्या रोल है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि कैसे हमें इस केस में काम करना है। सो लुक एट हियर, यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसके थ्रू हम लोग इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकें। A is to get commission of 10% of net profit before charging any commission, and B is to get a commission of 10% on net profit after charging all commission। प्रॉब्लम क्या है, एक को बिना किसी कमीशन के चार्ज किए और दूसरे को आफ्टर ऑल। नेट प्रॉफिट मान लेते हैं 4400 है, तो A का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, मीन्स A का कमीशन कैलकुलेट करते हैं, तो नेट प्रॉफिट 4400 मल्टीप्लाइड बाई 10% इज इक्वल टू 1010, दैट मीन्स 440। देखिए बहुत ही सिंपली हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि ए का क्या कमीशन पेड किया जाना है। प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, जब हम बी के केस में आएंगे, और बी का केस कहता है कि नेट प्रॉफिट माइनस डिडक्टिंग ऑल द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन मीन्स कमीशन ए का और बी का, ये सारा कमीशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का 10%। बताइए क्या पॉसिबल है। देखिए हमें जिस वैल्यू पे 10% कमीशन कैलकुलेट करना है बी का, वो पता नहीं, उसे पता करने के लिए हमें बी का कमीशन चाहिए। बी का कमीशन तब कैलकुलेट होगा जब ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू तब आएगी जब इसमें से बी का कमीशन डिडक्ट किया जाएगा। सो दैट मीन्स यहाँ पे कन्फ्यूज़न अराइज हो गया। ये बिल्कुल आपको याद होगा कि जनरली जब हम एक क्वेश्चन अराइज करते थे, पहले मुर्गी आई या अंडा आया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई कंक्लूज़न नहीं, कोई नहीं बता पाता है कि पहले अंडा आया था या मुर्गी आई थी। अब यहाँ पे जब तक बी का नहीं कैलकुलेट होगा कमीशन, तब तक ये वैल्यू नहीं मालूम होगा, जब तक ये वैल्यू नहीं मालूम होगा तब तक बी का कमीशन कैलकुलेट नहीं आएगा। तो पहले इसे कैलकुलेट करें या इसे करें, इसे करेंगे तो इसकी ज़रूरत होगी, इसे करेंगे तो इसकी ज़रूरत होगी, और हमें दोनों नहीं पता है। तो मुर्गी और अंडे केस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस केस का मुझे बहुत अच्छे से पता है। एक सिंपल सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, और वो फार्मूला हमने अभी आपको बताया था आफ्टर चार्जिंग के केस में, दैट इज़ रेट अपॉन रेट प्लस 100।
देखते हैं इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। देखिए टोटल प्रॉफिट माइनस एज कमीशन, बी का कमीशन हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। तो यहाँ से अगर हम इसमें से माइनस कर दें 4000 में से 440, तो ये फिगर निकल के आएगा 3960। ओके, 3960 प्लस 40 4400, राइट है। अब यहाँ पे जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज़ 10/110, दिस वन मीन्स रेट अपॉन रेट प्लस 100। तो यहाँ से 10 10, 11 3 जा 33, 6 11 6 जा 66 और 0। और हमने बहुत ईजली विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला बी का भी कमीशन फाइंड आउट कर लिया, जो कि आ रहा है 360। अब आइए चेक करते हैं कि जो वैल्यू हमने यहाँ पे इस फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट किया क्या वो सही है या नहीं। तो देखिए बी के कमीशन के लिए बोला गया था नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो ए का कमीशन 440 और बी का कमीशन 360, और इसके बाद जो वैल्यू आएगा दैट मीन्स 4 + 3 700 और प्लस 100 800। तो 4400 माइनस 800 दैट मीन्स 3600 वैल्यू आ गया। और इस वैल्यू का 10% हमें कैलकुलेट करना था। तो अगर इसका 10% हम कैलकुलेट करें तो सेम आंसर जो अभी हमने फाइंड आउट किया था 360, दैट इज़ हियर। तो गाइस ये था कैलकुलेशन ऑफ द कमीशन बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का केस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर अप किया, वो एक था एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ द रेम्यूनरेशन पेड टू द पार्टनर आइदर इन द फॉर्म ऑफ सैलरी के केस में पर एनम पर मंथ पे ध्यान देना है, और कमीशन के केस में बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग के केस पे ध्यान देना। और अकॉर्डिंग टू देम ईजिली आप इसे कैलकुलेट करके उस अमाउंट को वहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी एक और दूसरे आइटम्स के कैलकुलेशंस के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ।